Hello, students. Today we're going to start with the first chapter of class 12, that is reproduction in organisms. जो basic life processes थे of living beings like plants and animals वो आप सबने 11th में पढ़ लिए. इसमें आपने morphology, anatomy, physiology सारी पढ़ी थी. Now the first unit of our 12th class is reproduction. रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर हमारे पास 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट चैप्टर इज reproduction, basically sexual reproduction in flowering plants, because you know that sexual reproduction is very diverse in the flowering plants. जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हमने द फर्स्ट चैप्टर में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में ही पढ़ लिया था, बायोलॉजिकल प्लांट किंगडम में बेसिकली. बट द डाइवर्सिटी इन एंजियोस्पर्म्स इज वेरी ह्यूज, इसीलिए हमने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में भी एंजियोस्पर्म्स को कंसीडर किया. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डिफरेंट चैप्टर है ड्यू टू देयर मोर डाइवर्स एंड वेरिएशन एग्जिबिटेड. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज सेक्सुअल ओनली. तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसमें वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन मेल्स, देन रिप्रोडक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, देन फर्टिलाइजेशन, एंड देन हाउ द बेबी इज डेवलप्ड, देन फाइनली द पार्चुरेशन. And the last chapter of this unit is reproductive health. Reproductive health is a very important topic. Reproductive health क्यों important है? Because we all know that this reproductive health is to be maintained. क्योंकि बहुत लोगों को awareness नहीं होती है. Like other parts of the body, जैसे कि liver है हमारे, lungs हैं, kidney है, इसमें अगर कोई problem आ जाती है तो we get treatment. हम परेशान हो जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, लोगों को बता देते हैं. बट अगर रिप्रोडक्टिव किसी भी ऑर्गन में किसी को प्रॉब्लम आ जाती है तो द पर्सन इज नॉट एबल टू शेयर विद हिज पेरेंट्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स. to make the students aware about this reproductive health, ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आल्सो. वेल, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं basics of reproduction. We are going to read about the terms, जो terms include करेंगे, and we are going to use these terms in the whole unit. Means ये आपका just basic है. इसमें हम plants के बारे में भी कुछ basic पढ़ेंगे, animals के बारे में भी, life के बारे में भी कुछ basic पढ़ेंगे. तो let us start. Now reproduction. जब भी हम रिप्रोडक्शन वर्ड के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वर्ड दैट व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इज इट important. See, this is a bird and it is laying eggs. Basically that is a female bird, so she is laying eggs. But you know that human beings के except हम जो animals के लिए it word का use करते हैं. This is reproduction. एक बर्ड ने एग्स ले किए, वो एग्स से एक छोटी सी और बर्ड निकलेगी जो ऑफस्प्रिंग होगी, दैट इज रिप्रोडक्शन. अब इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाई इज रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट? क्योंकि हमने 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना भी किसी का भी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो सकता है. ऑल्सो नेचुरली भी कई लोग होते हैं, कई एनिमल्स होते हैं, कई प्लांट्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी होते हैं जो इनफर्टाइल है, जो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाते. सी, कोई एक स्पीशीज पूरी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी. इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर सारे ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो चल जाएगा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशंस हो रही है. बट अगर ऑल द ह्यूमन बींग्स विल स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग देन ह्यूमन एक्सटेंशन हो जाएगा हमारी अर्थ के ऊपर से. So reproduction is important to ensure the continuity of the generation, because life की सिर्फ एक ही सच्चाई है and that is death. हर एक लिविंग बीइंग अपनी
लाइफ में वेरियस स्टेजेस को पास करने के बाद डेथ पे पहुंच जाता है, डाई कर जाता है, मर जाता है और खत्म हो जाता है। इसलिए टू एंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज दे हैव टू रिप्रोड्यूस। सभी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो चलेगा, बट इफ द all the organisms of a single species will not reproduce, that species will become extinct. ये चीज, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. आई होप यू गॉट इट. लाइफ स्पैन. whenever we talk about something living, उसके बेसिक्स में सबसे पहले चीज जो आती है दैट इज लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन होता क्या है? लाइफ स्पैन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ. बर्थ टू डेथ भी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. Let us understand the proper definition of the lifespan. The period of an organism's birth, either that is a plant, an animal, a human being, or a bird, to natural death is known as lifespan. एक पेड़ है, उसको हमने काट दिया, नेचुरल डेथ तो नहीं हुई ना, हमने काटा उसको, दैट इज नॉट द नेचुरल डेथ. इंसेक्ट है, उसको हमने मार दिया, दैट इज नॉट अ नेचुरल डेथ. ह्यूमन बीइंग है, उसकी अगर किसी बच्चे की किसी चाइल्डहुड में डिसीज की वजह से डेथ हो जाती है तो दैट इज नॉट अ नेचुरल डेथ. एडल्ट स्टेज में जाके 30 to 40 की एज में जाके अगर किसी बंदे की कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है तो दैट इज नॉट अ नेचुरल डेथ. नेचुरल डेथ क्या होता है? नेचुरल डेथ वो होता है कि एक ऑर्गेनिज्म ने बर्थ लिया, एडल्टहुड में गया, रिप्रोड्यूस किया, बच्चे पैदा किए, उसके बाद उसको एजिंग हुई, बेसिकली बुढ़ापा. बुढ़ापे में कमजोर होने के बाद विद टाइम क्या होता है? सेनेसेंस. वी से दिस लाइफ स्पैन एज सेनेसेंस. इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं. एजिंग वाले पीरियड में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो एनाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है और कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है. डेथ एंड डीजनरेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द होल बॉडी. ठीक है, डेथ एंड डीजनरेशन की बात कर रही हूँ, होल बॉडी की बात कर रही हूँ, तो हर ऑर्गन में डेथ एंड डीजनरेशन ज्यादा हो जाएगी, which will lead to deformation of the organs. ठीक है, बोन्स वीक हो रही हैं, डाइजेशन कैपेबिलिटी वीक हो रही है, हार्ट की बीट करने की जो है दैट इज बीइंग वीकेंड. हार्ट की बीट करने की कैपेसिटी वीक हो रही है, जिसकी वजह से जो हार्ट बीट रेट है वो बढ़ जाता है. बिकॉज एक बार में हार्ट जितना ब्लड पंप करता है वो बुढ़ापे में उतना नहीं कर पाता है, तो नीड्स तो कंप्लीट करनी ही है. बेसिकली हमारा जो 72 का पल्स रेट होता है ओल्डर स्टेज में जाके आफ्टर 70 आप किसी का भी देखना नेचुरली नहीं आम ही होता है ये कि लोगों का 80 से ऊपर होता है. समटाइम्स दे हैव 80 हार्ट बीट्स पर मिनट, समटाइम दे हैव 85 हार्ट बीट्स पर मिनट. दैट इज नॉर्मल, क्योंकि ओल्डर एज की वजह से हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक पंप में जितना ब्लड पंप करना है उतना नहीं हो पाता, और इसी वजह से हार्ट क्या है ज्यादा बीट करना शुरू कर देता है टू मीट द बॉडी नीड्स. ओके, आई थिंक नेचुरल डेथ आपको समझ आ गया होगा कि नेचुरल डेथ इज द डेथ बाय नेचर. डेथ बाय नेचर, नॉट बाय एन एक्सीडेंट, एन एपिडेमिक, एन इंसिडेंट और अ डिसीज. अब देखो, एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 79 years. हाईएस्ट लाइफ स्पैन इज टू बी कंसिडर्ड, रिपोर्ट किया गया था एंड इट इज बीइंग रिपोर्टिंग. ठीक है, 120 year was the last reported lifespan of a human being that was considered to be the longest. ठीक है, अब एवरेज 79 years है, दैट इज ऑफ द होल वर्ल्ड. कंट्री टू कंट्री इट कैन वेरी. किसी कंट्री में 50 से भी कम हो सकता है, किसी कंट्री में 80 से भी ज्यादा हो सकता है. तो इट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री because of their difference in the environmental conditions, lifestyle and cultures जो भी हैं, जो भी मतलब सब कुछ आ जाता है इसमें. इसलिए this lifespan may vary from place to place, but average lifespan of human is to be considered as 79 years. Yes, this one is most interesting fact. As we all know, Japan
is the world's best country because it is so advanced in technology and everything. बट टेक्नोलॉजी में आगे होने के साथ साथ वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, दैट इज सो मच डिसिप्लिन कि आप यू कैन नॉट गेस. अगर ऐसी पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में होगी तो उसकी तो प्रोग्रेस सर्टेन है. जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल में भी वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासेस होती हैं. इंटेलिजेंट बच्चों को एक क्लास में शिफ्ट कर दिया जाए, दे ऑल आर हार्ड वर्किंग, दे ऑल आर डिसिप्लिन एंड दे ऑल आर पंक्चुअल, तो ऑब्वियसली इन कंपैरिजन टू द अदर क्लासेस वो इंटेलिजेंट बैच हाई स्कोर लेके आएगा. बट अगर वो दूसरे बैच भी पंक्चुअल डिसिप्लिन होना शुरू कर देंगे, हार्ड वर्क करना शुरू कर देंगे, तो वो भी अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं. बट जापान में ऐसी कैसी बात है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल में सिर्फ एक ही चीज आपको जानने के लिए काफी है कि वो लोग, जैसे हमने डोरेमोन एंड शिनचैन में देखा है कि दे स्लीप, दे हैव नो बेड्स. ठीक है, उनके घर में कोई बेड नहीं होता है. दे स्लीप ऑन द फ्लोर विद द हेल्प ऑफ मैट्रेस एंड सम टाइम विदाउट मैट्रेसेस. उनके घर में एसी होने के चांसेस बहुत कम हैं, बट आजकल एसी चल रहे हैं, हर जगह पे चल रहे हैं. बट मोस्ट ऑफ द जापानीज हैं वो एसीज को नहीं प्रेफर करते हैं. देन ओके, टू द नेक्स्ट थिंग कि कार्स. बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कार नहीं लेती है, कार ओन नहीं करती है. क्यों? बिकॉज दे ट्रेवल इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करते हैं या पैदल चल के जाते हैं, क्योंकि बस स्टैंड तक या ट्रेन स्टेशन तक तो हमें पैदल चलना पड़ेगा. हर हर बंदा जा रहा है, यंग भी जा रहा है, ओल्ड भी जा रहा है. अप टू 60 years ऑफ एज तक तो कोई भी बंदा जॉब करता ही है. तो मतलब कि 20 साल वाला भी चल के जा रहा है और 60 साल वाला भी चल के जा रहा है. This is the difference in the lifestyle. Next, the difference that comes is in the culture. कल्चर उनका क्या है? ये बहुत ही ज्यादा छोटे डिफरेंसेस होते हैं. जैसे अपने ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है, झुक के. उवी जापान में क्या ट्रेंड है? जापान में ट्रेंड है whenever they see somebody respectful, somebody elder, they bow in front of them. एंड वो इतना ज्यादा बो करते हैं, 30 डिग्री, 15 डिग्रीज या फिर 45 डिग्रीज, डिपेंडिंग अपॉन द स्टाइल दे आर बोइंग. जब भी वो इतने दिन में एक बार दो बार अपने एल्डर्स को विश करते हैं तो दे हैव देयर स्पाइन स्ट्रॉन्ग. तो ये कल्चर है, पर कल्चर का लाइफ पे, बॉडी पे असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से बॉडी स्ट्रॉन्ग हो रही है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है. डिसीजेस को फाइट करने के चांसेस जो है बढ़ रहे हैं. हैबिट्स. क्लीन ईटिंग हैबिट्स, क्लीनलीनेस ऑल अराउंड, अपना काम खुद से करना, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना. दीज आर द हैबिट्स. ये हैबिट्स आगे जाके बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाती है, फाइट करने की ताकत देती है. बच्चे उस तरीके से ही बड़े होते हैं. कोई चीज है अगर हमें बचपन से सिखा दी जाए, वी आर सो स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस इट द होल लाइफ. वैसे ही क्लीनलीनेस, क्लीन एनवायरमेंट, क्लीनलीनेस इज गॉड फॉर देम. अब जापान में कभी भी देखना, देयर आर नो कैन्स, नो पेपर्स, नथिंग ऑन द रोड. रोड के ऊपर भी कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओगे, एवरीथिंग इज क्लीन बिकॉज जापानीज आर सो रिस्पॉन्सिबल अबाउट देयर थिंग्स कि उनको क्लीनलीनेस रखना ही रखना है. एंड हार्ड वर्क इन ऑल द केसेस. वर्क इज वर्शिप. सीरियसली ये चीज हमने पढ़ी है, ये कोट हमने पढ़ी है, लेकिन वर्क इज वर्शिप फॉर जापानीज. They focus more on work on with except anything else. उनके लिए खाना पीना सोना इतना जरूरी नहीं है जितना काम जरूरी है. वर्क इज रियली वर्शिप. हार्ड वर्क करते हैं, शुरू से कर रहे हैं. हार्ड वर्क करने से क्या है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं. ऑन द अदर हैंड योगा, एक्सरसाइज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वहां पे ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से भी फर्दर उनकी बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग होती है. अगर हम भी ये चीजें ऑप्ट कर लें, देन वी आर आल्सो एक्सपेक्टेड कि हम भी जापानीज की तरह लंबा जी सकते हैं. तो वो तो थोड़े से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे टू एनहांस योर नॉलेज, टू एनहांस योर इंटरेस्ट अबाउट दिस चैप्टर जापानीज के बारे में. एंड थोड़ा सा आपको एथिक्स सिखाने के लिए मैंने ये सब चीजें बता दी हैं. सीरियसली, बट इफ यू विल ऑप्ट दीज थिंग्स इन योर लाइफ, यू आर मोर
more accountable to be successful. आप जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो. You can do anything. डॉक्टर बनना तो दूर की बात, डॉक्टर बनने के बाद भी पूरी सिटी का, पूरे स्टेट का या पूरे कंट्री का बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकते हो if you opt these things to yourself. Okay. Now, phases of a lifespan. Phases of the lifespan बर्थ से लेके डेथ तक का हमारा टाइम होता है. उसमें बेसिकली हमारे 3 phases आते हैं. 3 phases. Okay. This is the first, this is the second, and this one is the third phase. The first phase is the juvenile phase. Juvenile, बस याद रख लो, juvenile means बच्चा, infant, छोटा, कम. ओके. जुवेनाइल फेज ऐसा फेज होता है एडल्टहुड से पहले. 18 इयर्स के किसी भी ह्यूमन को एडल्ट मान लिया जाता है. तो 18 इयर्स से पहले जो भी हमारा फेज है दैट इज जुवेनाइल फेज. उसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्टिव स्टेज दैट लाइज फ्रॉम 18 to 40 years of age. But the best time also differs, varies. देखो बेसिकली 25 से लेके 35 भी नहीं, 25 से लेके 22 से लेके 32, 22 से लेके 32 का टाइम है दैट इज बेस्ट फॉर रिप्रोडक्शन. उसके बाद या उससे पहले अगर रिप्रोड्यूस करता है कोई, सपोज करो 18 to 20 की एज में अगर कोई बंदा रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इतना ज्यादा फिजिकली फिट नहीं होता है कि बर्थ दे सके बेबी को. Exceptions are always there. Exceptionally, there can be cases who are very healthy to give birth to a baby. Mentally और physically बंदा इतना ज्यादा developed नहीं होता है in comparison to 22 to 32. 32 की एज के बाद भी complications आनी शुरू हो जाती हैं because in the males the sperm count becomes slow and less. Efficient sperms का number बहुत ज्यादा कम हो जाता है. And females में ova में क्रोमोसोम नंबर 23 से ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. माइटोटिक एरर्स होने ज्यादा होते हैं बिकॉज ओवरी की भी तो फंक्शनिंग डिजेनरेट करती है, क्योंकि 32 की एज के बाद बेसिकली द फीमेल्स गो मोर टूवर्ड्स द मेनोपॉज. इसीलिए द बेस्ट टाइम इज कंसिडर्ड. बट ये 40 इयर्स ऑफ एज की बात की गई है कि रिप्रोड्यूस कर सकता है ह्यूमन बीइंग, एफिशिएंटली कर सकता है. 50 तक मेनोपॉज बेसिकली 45 से लेके 50 की एज तक आता है विमेन को. वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बाद भी, बट अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज एक फीमेल खुद को ही कैरी करने के लायक नहीं रहती है, तो एक बेबी को कैसे कैरी कर सकती है. सो दीज थिंग्स डिपेंड. फर्स्टली योर फेज वाज द जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल मतलब चाइल्डहुड और बच्चों वाला फेज, जहां हम बेसिकली ग्रोथ करते हैं अपनी प्रॉपरली. रिप्रोडक्टिव फेज इज द एक्टिव फेज, adult phase, जिसमें we are able to reproduce. Then the third phase is aging and senescence. This is the last phase of our life after the age of 40 or 50. Death and degeneration of cells takes place. Wrinkles आ जाते हैं हमारे फेस पे, हमारे बाल ग्रे होने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल ज्यादा हो जाता है, बोन्स वीक हो जाती हैं, हमारी वर्किंग कैपेसिटी बेसिकली लो हो जाती है. ये क्यों? बिकॉज सेल डिविजन इज लेस इन कंपैरिजन टू द सेल डेथ, जिस वजह से हर बंदा वीक होना शुरू हो जाता है. And then comes natural death, the organism dies. These are the phases of life that comes in the lifespan of a किसी भी living being. Okay? This is a diagrammatic representation from the birth of a male human being to its old age. You can easily think in this picture that how beautiful life is and how it keeps on changing with time. आपका जो ये टाइम है, this time is very important for you children. Please focus yourself on studies and जितना भी आप पढ़ सकते हो पढ़ो. ये मत सोचो कि हमें छुट्टियां हैं तो हम पढ़ेंगे नहीं, पेपर कौन सा होने हैं, सिलेबस कम हो जाएगा, हमें क्या टेंशन है. नीट सबने देना है, बेसिक सबके क्लियर होने चाहिए. 12th वालों के अगर एग्जाम्स नहीं हुए हैं तो उनका नुकसान है, उनके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे. They will not able to know the level where they stand. They will not able to know what they deserve. So please
I request you all children to focus on your studies. Now, let us talk about a very interesting organism, that is mayfly. Mayfly को हम one day insect भी बोलते हैं because it has the smallest lifespan. Lifespan of mayfly is very important, that is 24 hours. In the 24 hours, the egg hatches, larva is produced, turned out into pupa, pupa molds into adult, and the adult reproduces and dies. The pupa only lives for 5 to 7 minutes and molds up into an adult. How beautiful the life of the pupa of the male mayfly is. सिर्फ 5 से 7 मिनट वो प्यूपा रहता है, प्यूपा बनता है, बनते ही वो अपने एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है. एंड एडल्ट भी एक ही दिन में एग से निकलने के बाद एक ही दिन में दोबारा रिप्रोड्यूस करके एग बना देता है. That is very interesting. Let us see the diagram of the mayfly in the next slide. देखो, how beautiful this is. This is really, really very beautiful. स्पिनर और इमेगो एडल्ट फॉर्म होती है. एडल्ट फॉर्म क्या बनाती है? एग्स बनाती है, जो एग्स हैच कर जाते हैं. तो सॉरी, एग्स हैच कर जाते हैं. एग्स हैच करने के बाद क्या फॉर्म करते हैं? निम्फ फॉर्म करते हैं. निम्फ क्या बना देते हैं? निम्फ इज द लार्वल स्टेज. एंड निम्फ फर्दर क्या बनाते हैं? दे मेक द प्यूपा. जो प्यूपा होता है that converts into the adult form. This is the lifespan of the mayfly. This is very beautiful. 24 hours में किसी भी experiment के लिए it is very हम किसी भी इंसेक्ट पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो mayfly is the best organism. इसको हम इसकी बहुत सारी generations एक ही वीक में हम देख सकते हैं. Now, shortest lifespan की तो बात कर ली. Let us have a look at the longest lifespan. In the case of animals, tortoises, they live for 300 to 400 years. Really fascinating. बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता. डॉरी की स्टोरी आपने पढ़ी है? फाइंडिंग नीमो, फाइंडिंग डॉरी, ये 2 मूवीज हैं जो डिज्नी मूवीज हैं. These are really beautiful movies, really creative, really they enhance your imaginating capacity. एंड इसमें बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल बातें भी की गई हैं. तो ऐसी कई मूवीज होती हैं, कार्टून मूवीज होती हैं, एनिमेटेड मूवीज होती हैं जो बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, दैट आर रियली हेल्पफुल फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स. तो आप लोग प्रेफर किया करो ऐसी मूवीज देखना बिकॉज दे रियली मेक यू लर्न सो मच. ठीक है. Tortoise live for 300 to 400 years. Then the bowhead whale. Whale होती है जिसका लाइफ स्पैन है 200 years. And parrot also lives for 140 years. 140 years. एक parrot 140 years रहता है और उसके बाद उसकी डेथ होती है. So whenever you see a parrot, उसको हमेशा बो करो क्योंकि वो आपसे बहुत ही ज्यादा बड़ा है उम्र में. अब देखो इस चीज से हमें ये भी पता चलता है कि साइज एंड लाइफ स्पैन उसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि पैरट बहुत छोटा है लेकिन उसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है. ओके, दिस इज द टॉर्टॉइज. यू नो, हम सबने बचपन में टॉर्टॉइज एंड द रैबिट वाली स्टोरी तो सुनी ही है जिसका मॉरल है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. बट बायोलॉजी पढ़ने के बाद, टॉर्टॉइज का लाइफ स्पैन पढ़ने के बाद मुझे ये लगा दैट टॉर्टॉइज इज रियली, यू नो, उसके साथ जस्टिस होता है. वो हर काम स्लोली करता है बिकॉज उसको पता है कि उसके पास बहुत टाइम है. उसके पास जीने के लिए 400 साल है. उसकी लाइफ बहुत लंबी है. In comparison to human beings have a very short lifespan. उस लाइफ स्पैन में उन्होंने क्या करना है? पढ़ना भी है, सक्सेसफुल भी होना है, करियर भी बनाना है, पेरेंट्स के ड्रीम्स भी पूरे करने हैं, खुद के ड्रीम्स भी पूरे करने हैं, सब कुछ करना है. बट टॉर्टॉइज का ऐसा कुछ भी नहीं है. टॉर्टॉइज के पास 400 साल है अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए. सो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड रियली ब्यूटीफुल थिंग. Okay, the next slide. This is the bowhead whale.
वो हेड वेल को आप देख सकते हो कि इसका जो हेड है ये क्या कैसा है, कमान जैसा, बो, इट शेप्स लाइक अ बो। ये वेल है, वेल मैमल होती है, वेल इज नॉट अ फिश, वेल इज ऑलवेज अ मैमल एंड इसका लाइफ स्पैन कितना है 150 से लेके 200 ईयर्स तक का। नेक्स्ट वन इज द पैरेट। See, it is so green, so beautiful, but so much older than us. हमारे दादाजी की उम्र से भी बड़ा होता है sometimes, जो पैरट हमारे सामने होता है। So हमेशा उसको नमस्ते बोल दिया करो to show some respect to your elders. Okay, to the next slide. Let us come to another plant. Animals की तो बात हमने कर ली. Now let us read about the average lifespan of the plant. What do you think the average lifespan of the plant is? ये जो प्लांट है क्या लगता है आपको कितने साल का होगा? This is a eucalyptus plant and it lives for more than 1000 years. 1000 से 1500 के बीच में ये प्लांट जीता है. Okay, average lifespan of the plants. Plants with a longer lifespan. Pines होते हैं जो, they are the most with the longer lifespan. उनका average lifespan हो जाता है 500 से 5000 के बीच. Yes, you are listening right. 500 से 5000, 500 के 5000 के बीच में, सच में इतना ही ज्यादा होता है उनका लाइफ स्पैन. Some angiosperms are also to be considered to live more than 500 years. Plants with short lifespan. कैरेट, रेडिश, ऐसे प्लांट्स हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, ये हम सबको पता है कि इनका लाइफ स्पैन जो होता है छोटा होता है, काफी छोटा होता है, फ्रॉम मंथ टू फ्यू ईयर्स, कुछ 6 महीने से लेके 2 साल तक के बीच का लाइफ स्पैन होता है. उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम? ephemeral plants. Ephemeral plants are the plants having very short lifespan. वो क्या करते हैं? They quickly emerge in the spring and die back to their underground paths after short growth and reproductive phase. वो फेज वेरी कर सकता है, मैंने आपको बोल दिया, कुछ मंथ से लेके कुछ साल तक का, 2 साल तक का. Okay, it may vary from plant to plant. Now is the very basic topic जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो. आई थिंक सो 7th या 8th क्लास से आपने पढ़ना शुरू कर दिया था. That is what? That is difference between sexual and asexual reproduction. In comparison to 11th, 12th की जो biology है, 12th की biology, physics, chemistry सभी जो है, they are very easy in comparison to 11th. क्योंकि आपको भारी भारी जो chapters आ गए ना सारे, वो 11th में आ चुके हैं. 12th में they are comparatively easier. Genetics is somewhat complex and conceptual, but वो भी easy है अगर आप अच्छे से कर लो. अगर आपने मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी कर ली है, फिजियोलॉजी कर ली है, तो जेनेटिक्स तो आप बड़े आराम से कर ही सकते हो. दैट इज मेंडेलियन जेनेटिक्स ओनली, जो आपने 10th में पढ़ा था उसका थोड़ा सा इलेबोरेशन ही है, उसको हम काफी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. एंड देन जीन्स के थोड़े से प्रोसेसेस पढ़ेंगे. बट लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन asexual and sexual reproduction. Okay, see. Asexual. A means no. Sexual means sex. Asexual reproduction इस टाइप की reproduction होती है जिसमें कोई भी sex involved नहीं होता. Only single organism can do this kind of reproduction. ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम. ओके, दे एग्जिबिट asexual reproduction. No sex, no sex organs, no production of gametes. सेक्स नहीं है, सेक्स ऑर्गन नहीं है, सेक्सुअल ग्लैंड्स नहीं है, तो gametes भी नहीं होंगे, जरूरत ही नहीं है. There is no production of gametes. On the other hand, sexual reproduction involves one or two organisms.
देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म एक हो सकता है या दो हो सकते हैं, बट सेक्सेस हमेशा दो होते हैं. सम ऑफ द एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट. जैसे प्लांट है, चलो प्लांट की एग्जांपल ले लो. प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर है, जैसे रोज. चाइना रोज के अंदर क्या होता है, चाइना रोज में एंथर भी होते हैं एंड स्टिग्मा भी होता है, मतलब इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो वो कर क्या रहा है, वो कर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा है, बट ऑर्गेनिज्म तो एक ही है ना, फ्लावर तो एक ही चाहिए, वो सेल्फ कर सकता है. इट कैन इन्वॉल्व वन और टू ऑर्गेनिज्म, बट ऑलवेज टू सेक्सेस आर इन्वॉल्व. इस चीज को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, समझ लो, पूछ लो. नेक्स्ट थिंग इज मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस. ऑब्वियसली अगर दो अलग अलग सेक्स है, मेल है जो मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल है फीमेल गैमीट बनाएगा. ओके, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. जब गैमीट्स ही नहीं है यार, तो फ्यूजन कहां से होगी, मतलब फर्टिलाइजेशन कहां से होगी. देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एंड नो फर्टिलाइजेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, मेल एंड फीमेल गैमीट बना ही लिए तो फ्यूज तो होंगे ही ना, वरना बनाने का क्या फायदा. अब देखो याद रखना, गैमीट्स बने मतलब मियोसिस हुई, गैमीट्स नहीं बने मतलब कोई मियोसिस नहीं हुई. ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिविजन्स ओनली, only and only the mitotic divisions. And sexual reproduction में mitotic as well as meiotic both. देखो माइटोटिक तो सब में होती ही होती है, बट मियोटिक ओनली गैमीट्स बनाने के लिए ही यूज होती है. गैमीट्स इन सम केसेस, some cases मतलब कि फंजाई हो गई, एल्गी हो गई, ओके, एंड ब्रायोफाइट्स हो गए. उनमें क्या होता है कि हम मियोसिस से एक पूरी बॉडी बनाते हैं. ठीक है, मतलब गैमीट्स उसमें क्या होते हैं, जो ज़ाइगोट होता है दैट इज हैप्लॉइड एंड गैमीट्स आर डिप्लॉइड. ये सब आपको अभी हौच पौच करने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब मैं करवा दूंगी. बस आप ये याद करो, नो गैमीट्स मतलब नो मियोसिस, गैमीट्स बने हैं मतलब मियोसिस है. नाउ टू द फिफ्थ पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स दैट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट. जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, दे आर लुकिंग सिमिलर, बिल्कुल सेम दिखते हैं पेरेंट्स जैसे. ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ही तो पेरेंट है. बैक्टीरिया बैक्टीरिया ही बनाएगा, बैक्टीरिया जैसी शक्ल होगी उसकी. ठीक है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा है ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, आधे कैरेक्टर्स नानके वालों पे जाते हैं, आधे कैरेक्टर्स दाद के वालों पे जाते हैं. ठीक है, वाई, बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. हमारे पास दोनों मेल एज वेल एज फीमेल पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आते हैं. हो सकता है मेल के ज्यादा आ रहे हैं, फीमेल के कम आ रहे हैं, मेल पेरेंट के ज्यादा आ रहे हैं, फीमेल पेरेंट के कम आ रहे हैं, फीमेल पेरेंट के ज्यादा आ रहे हैं, मेल पेरेंट के कम आ रहे हैं. दिस में वेरी, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं. द ऑर्गेनिज्म, जो बच्चा है, ऑफस्प्रिंग है, दैट इज नेवर आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट्स. पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होता. इन दिस चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, देखो भाई जब आइडेंटिकल टू द पेरेंट ही है तो वेरिएशन कहाँ पे आया, चेंज तो आया ही नहीं. बट इसमें क्या है, जेनेटिक वेरिएशन आया. जब पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं है तो ऑब्वियसली जीन्स में वेरिएशन आया. उसमें दांत के और नान के दोनों का खून है. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बेचारे सिर्फ अपने एक पेरेंट का ही खून है, खून भी नहीं है, फ्लूइड है, सिर्फ साइटोप्लाज्म है. ओके, asexual reproduction is very useful for natural selection and evolution of species. देखो नेचुरल सिलेक्शन के केस में कैसे हेल्पफुल है. सपोज करो हमारे पास एक ऐसी कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें इम्यूनिटी है बहुत ज्यादा डिसीज को फाइट करने की, जैसे बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया विद टाइम सरवाइव कैसे कर रहे हैं, बिकॉज जो हम दवाई खा रहे हैं बैक्टीरिया ढीट हो रहे हैं, बैक्टीरिया उसको फेस करना जान गए. ठीक है, वही क्या है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करें आगे के आगे, तो इसके लिए हमें न्यू मेडिसिन लेनी पड़ती है, हमेशा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है. तो नेचुरल नेचर ने जिस चीज को सिलेक्ट किया वो आगे की आगे वैसे की वैसी कॉपी होगी, है ना. सपोज करो मैंने आप लोगों को नोट्स बना के दिए, बहुत सारी बुक से, अरिहंत से मिला के, ट्रूमैन से मिला के, एनसीईआरटी से मिला के मैंने आपको नोट्स दे दी. ठीक है, मैंने तो क्या किया, इतनी मेहनत की, सिलेक्ट करके दिया, बट आपने क्या किया, वैसा का वैसा किसी जूनियर को दे दिया. जूनियर को तो बनी बनाई मेहनत मिलगी ना. तो इन द सेम केस नेचर ने, मतलब कि हमने इतना कुछ किया, बैक्टीरिया पे बहुत सारी मेडिसिन ली, एक्सपेरिमेंट किया, उनको मारने की कोशिश की, फिर भी जो बैक्टीरिया बन गए वो सेम टू सेम क्या हो गए, रिप्रोड्यूस कर गए, कॉपी कर गए. तो वो क्या कर जाएंगे, और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कल को जाके. इट अकर्स बाय बडिंग,
फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन एंड बाइंडरिफिकेशन. बाइंडरिफिकेशन तो सबको पता ही है, ठीक है. इट अकर्स ड्यू टू पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन इन द केस ऑफ प्लांट्स, पॉलिनेशन भी होती है, फर्टिलाइजेशन भी होती है. हम में क्या होती है, कॉपुलेशन होती है इंस्टेड ऑफ पॉलिनेशन. ओके. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हाईली यूजफुल फॉर द नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज. अब देखो इसमें क्या हो गया, इसमें ये चीज होगी कि जो एक वीक पेरेंट है और एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट है, तो जो वीक पेरेंट का बच्चा है वो भी कल को जाके थोड़ा सा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना. जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है. जैसे कि मंकी है, मंकीज ने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, अल्टीमेटली इसीलिए जाके ह्यूमन बींग्स बने ना, बेटर बने. अब एक नीग्रो है, वो किसको मैरी करता है, एक व्हाइट पर्सन को, तो उसका जो बेबी होगा दैट विल बी नाइदर बी व्हाइट नॉर बी ब्लैक, ठीक है, उसके इन बिटवीन इंटरमीडिएट समवेयर होगा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज. इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज ये क्या है, ये नेचुरली सिलेक्ट हो जाता है बट इवोल्यूट नहीं होता, ठीक है. वैसे के वैसे ही कॉपी हो रहा है, नेचुरली जो चीज सिलेक्ट होगी वैसे की वैसी कॉपी हो रही है. बट इसमें क्या है, हम में कैरेक्टर्स ज्यादा आने के चांसेस है. जैसे कि हम एक स्टेम स्ट्रॉन्ग एंड वीक रूट वाले को रूट स्ट्रॉन्ग एंड स्टेम वीक वाले के साथ क्रॉस करवा देते हैं, तो फिर हमारे पास जो प्लांट आ जाता है उसकी स्टेम भी स्ट्रॉन्ग होती है और रूट भी स्ट्रॉन्ग होती है. एक ऐसा प्लांट भी आता है जिसकी ना ही रूट स्ट्रॉन्ग होती है और ना ही स्टेम स्ट्रॉन्ग होती है, उसको तो हम रिजेक्ट कर देते हैं. जो स्ट्रॉन्ग वाला है, जो दोनों स्ट्रॉन्ग वाला है, उसको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है. तो ये क्या है, इवोल्यूशन में हमारे लिए काम आने वाली चीज है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप यू गॉट इट. थैंक यू.